प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग साहित्यकार जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ध्रुव स्वामिनी नाटक का अध्ययन कर रहे थे। कल हमने पढ़ा कि शिखर स्वामी और रामगुप्त के मध्य वार्तालाप चल रहा है। शिखर स्वामी रामगुप्त को एक पत्र देता है जिसमें शकों द्वारा आक्रमण की सूचना है, लेकिन रामगुप्त इसे हल्के में लेता है। तब शिखर स्वामी कहता है कि जिसका मेघ संकुल आकाश की तरह भविष्य गिरा हो तो उसकी बुद्धि तो बिजली की तरह चमकनी चाहिए, लेकिन रामगुप्त का ज़्यादा ध्यान वहाँ नहीं है। वो सिर्फ ध्रुव स्वामिनी के बारे में सोच रहा है। तो रामगुप्त है वो संधि करना चाहता है और वो शिखर स्वामी से पूछता है कि क्या तुम मेरा समर्थन करोगे। तब रामगुप्त कहता है कि अगर नीति युक्त बात हुई तो मैं अवश्य समर्थन करूँगा। लेकिन रामगुप्त के दिमाग में ध्रुव स्वामिनी के बारे में चल रहा है कि क्या वो चंद्रगुप्त से प्रेम करती है। तो रामगुप्त कहता है कि मुझे सबसे पहले तो अपने अंतःपुर के विद्रोह को ही दबाना होगा। तो वो कहता है कि ध्रुव देवी के हृदय में चंद्रगुप्त की आकांक्षा धीरे धीरे जाग रही है। तो शिखर स्वामी कहता है यह असंभव नहीं, किंतु महाराज अभी आपको दूत से साक्षात करके उपस्थित राजनीति पर ध्यान देना चाहिए। यह एक विचित्र बात है कि प्रबल पक्ष संधि के लिए संदेश भेजे। यहाँ तक पढ़ा था हम लोगों ने। अब आगे देखते हैं। रामगुप्त कहता है विचित्र हो चाहे सचित्र, अमात्य तुम्हारी राजनीतिज्ञता इसी में है कि भीतर और बाहर के सब शत्रु एक ही चाल में परास्त हो तो चलो। दोनों का प्रस्थान मंदाकिनी का सशंक भाव से प्रवेश होता है। मंदाकिनी चारों ओर देखकर भयानक समस्या है। मूर्खों ने स्वार्थ के लिए साम्राज्य के गौरव का सर्वनाश करने का निश्चय कर लिया है। सच है, वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छल छंद की धूल उड़ती है। कुछ सोचकर कुमार चंद्रगुप्त को यह सब समाचार शीघ्र ही मिलना चाहिए। गूंगी के अभिनय में महादेवी के हृदय का आवरण तनिक सा हटा है, किंतु वह थोड़ा सा स्निग्ध भाव भी कुमार के लिए कम महत्व नहीं रखता है। कुमार चंद्रगुप्त कितना समर्पण का भाव है उसमें, और उसी का बड़ा भाई रामगुप्त। तो दो भाई है, रामगुप्त और चंद्रगुप्त। ध्रुव स्वामिनी है वो चंद्रगुप्त से प्रेम करती है। सिंहासन है ये रामगुप्त के हाथ में है। कपटाचारी रामगुप्त जी करता है इस कलुषित वातावरण से कहीं दूर विस्मृति में अपने को छिपा लूं, पर मंदा ये स्वयं के लिए कह रही है तुझे विधाता ने क्यों बनाया। सोचने लगती है नहीं, मुझे हृदय कठोर करके अपना कर्तव्य करने के लिए यहाँ रुकना होगा। न्याय का दुर्बल का पक्ष ग्रहण करना होगा। वो गीत गाती है यह कसक अरे आंसू सहजा बनकर विनम्र अभिमान, मुझे मेरा अस्तित्व बता रह जा। बन प्रेम छलक कोने कोने अपनी नीरव गाथा कह जा। करुणा बन दुखिया वसुधा पर शीतलता फैलाता बह जा। वसुधा होती है धरती। मंदाकिनी का प्रस्थान, मंदाकिनी चली जाती है। ध्रुव स्वामी का उदास भाव से धीरे धीरे प्रवेश, यानी मंच पर मंदाकिनी चली जाती है और ध्रुव स्वामिनी वहाँ आती है। पीछे एक परिचारिका पान का डिब्बा और दूसरी चामर लिए आती है। चामर यानी हिलाने का जो पंखा होता है। ध्रुव स्वामिनी एक मंच पर बैठकर अधरों पर अंगुली रखकर
कुछ सोचने लगती है और चामर धारिणी चामर डुलाती है, यानी पंखा हिलाने लगती है। ध्रुव स्वामिनी दूसरी परिचारिका से, हाँ क्या कहा? शिखर स्वामी कुछ कहना चाहते हैं? कह दो, कल सुनूंगी, आज नहीं। परिचारिका, जैसी आज्ञा। तो मैं कह आऊँ कि अमात्य से कल महादेवी बातें करेगी। ये महादेवी किसको कह रही है? ध्रुव स्वामिनी को। ध्रुव स्वामिनी कुछ सोचकर, ठहरो तो, वह गुप्त साम्राज्य का अमात्य है, उसे आज ही भेंट करना होगा। यानी कुछ सोचने के बाद ध्रुव स्वामिनी निर्णय करती है कि उस अमात्य माने मंत्री, कि वो गुप्त साम्राज्य का मंत्री है, इसलिए उसने कहा है तो आज ही उसे भेंट करनी होगी। हाँ, यह बताओ तुम्हारे राजकुल में नियम क्या है? पहले अमात्य की मंत्रणा सुननी पड़ती है, तब राजा से भेंट होती है। परिचारिका दांतों से जीभ दबाकर, ऐसा नियम तो मैंने नहीं सुना। यह युद्ध शिविर है न, परम भट्टाकर को अवसर न मिला होगा। महादेवी, आपको संदेह न करना चाहिए। यानी ध्रुव स्वामिनी उस परिचारिका से कहती है कि आपके यहाँ राज्य में ऐसा नियम है कि पहले मंत्री की मंत्रणा सुननी पड़ती है और फिर राजा से भेंट होती है। तब परिचारिका कहती है कि ऐसा तो मैंने नहीं सुना, लेकिन क्या पता ये युद्ध का शिविर लगा हुआ है तो परम भट्टारक को अवसर न मिला होगा। आपको इस पर संदेह नहीं करना चाहिए। ध्रुव स्वामिनी, मैं महादेवी ही हूँ न, यदि है तो क्या तुम मेरी आज्ञा से कुमार चंद्रगुप्त को वहाँ बुला सकती हो? मैं चाहती हूँ कि अमात्य के साथ ही कुमार से कुछ बातें कर लूँ। परिचारिका कहती है, क्षमा कीजिए, इसके लिए तो पहले अमात्य से पूछना होगा। ध्रुव स्वामिनी क्रोध से उसकी ओर देखने लगती है और वह पान का डिब्बा रखकर चली जाती है। एक कोने का कुबड़े और हिजड़े के साथ प्रवेश। कुबड़ा, युद्ध, भयानक युद्ध। बोना कहता है, हो रहा है कि कहाँ होगा मित्र? हिजड़ा कहता है, बहनों यहाँ यही युद्ध करके दिखाओ न, महादेवी भी देखे। बोना कहता है कुबड़े से, सुनता है रे तू? अपना हिमाचल इधर कर दे, मैं दिग्विजय करने के लिए कुबेर पर चढ़ाई करूँगा। उसकी कुबड़ दबाता है और कुबड़ा अपने घुटनों और हाथों के बल बैठ जाता है। हिजड़ा कुबड़े की पीठ पर बैठता है। बोना एक मोरचल लेकर तलवार की तरह उसे घुमाने लगता है। हिजड़ा, अरे यह तो मैं हूँ, नल कुंवर की वधू, दिग्विजयी वीर। क्या तुम स्त्री से युद्ध करोगे? लौट जाओ, कल आना। मेरे ससुर और आर्यपुत्र दोनों ही उर्वशी और रंभा के अभिसार से अभी नहीं आए। कुछ आज ही तो युद्ध करने का शुभ मुहूर्त नहीं है। बोना कहता है मोरछल से पटा घुमाता हुआ, नहीं, आज ही युद्ध होगा। तुम स्त्री नहीं हो, तुम्हारी उंगलियां तो मेरी तलवार से अधिक चल रही है। कुबड़ तुम्हारे नीचे है, तब मैं कैसे मानूं कि तुम न तो नल कुंवर हो और न कुबेर। तुम्हारे वस्त्रों से मैं धोखा न खाऊंगा। तुम पुरुष हो, युद्ध करो। हिजड़ा उसी तरह मटकते हुए, अरे मैं स्त्री हूँ बहनों, कोई मुझसे ब्याह भले कर सकता है, लड़ाई मैं क्या जानूं। दासी के साथ शिखर स्वामी का प्रवेश। शिखर स्वामी, महादेवी की जय हो। दूसरी ओर से एक युवती दासी के कंधे का सहारा लिए कुछ मदिरा के नशे में रामगुप्त का प्रवेश। मुस्कुराता हुआ बोने का खेल देखने लगता। यानी ये जो हिजड़ा कुबड़ा चल रहे थे, ये एक नाट्य मंडली थी। और शिखर स्वामी, ध्रुव स्वामी उठकर खड़ी हो जाती है। शिखर स्वामी रामगुप्त को संकेत करता है। रामगुप्त कुछ बर्राए हुए कंठ में, महादेवी की जय हो।
ध्रुव स्वामिनी, स्वागत महाराज। रामगुप्त एक मंच पर बैठ जाता है और शिखर स्वामी ध्रुव स्वामिनी के इस उदासीन शिष्टाचार से चकित होकर सिर खुजलाने लगता है। कुबड़ा, दोहाई राजाधिराज की, मुझ हिमाचल का कुबर दुखने लगा। न तो यह नल कुबर की बहू मेरे कुबर से उठती है और न यह बोना मुझे विजय ही कर लेता है। रामगुप्त हंसते हुए, वाह रे वामन वीर, यानी बोना, यहाँ दिग्विजय का नाटक खेला जा रहा है क्या? बोना अकड़कर, वामन के बलि विजय की गाथा और 3 पगों की महिमा सब लोग जानते हैं। मैं भी 3 लात में इसका कुबर सीधा कर सकता हूँ। कुबड़ा, लगा दे भाई बोने, फिर ये अचल हेमकूट बनना तो छूट जाए। हिजरा, देखो जी, मैं नल कुबर की वधू इस पर बैठी हूँ। बोना, झूठ, युद्ध के डर से पुरुष होकर भी स्त्री बन गया है। हिजड़ा, मैं तो पहले ही कह चुकी हूँ कि मैं युद्ध नहीं जानती। बोना, तुम नल कुबर की स्त्री हो न? अपनी विजय का उपहार समझकर मैं तुम्हारा हरण कर लूँगा। लोगों की ओर देखकर उसका हाथ पकड़कर खींचता हुआ, ठीक होगा न? कदाचित यह धर्म के विरुद्ध होगा। रामगुप्त उठ ठठाकर हंसता है। ध्रुव स्वामिनी क्रोध से कड़क कर, निकलो, अभी निकलो, यहाँ ऐसी निर्लज्जता का नाटक मैं नहीं देखना चाहती। शिखर स्वामी की ओर भी सक्रोध यानी क्रोध सहित देखती है। शिखर के संकेत करने पर वे भाग जाते हैं। रामगुप्त, अरे ओ दिग्विजयी, सुन तो, उठकर ताली पीटता हुआ हंसने लगता है। ध्रुव स्वामिनी क्षोभ और घृणा से मुंह फेर लेती है। शिखर स्वामी के संकेत से दासी मदिरा का पात्र ले आती है। उसे देखकर प्रसन्नता से आंखें फाड़कर शिखर की ओर अपना हाथ बढ़ा देता है। अमात्य, आज ही महादेवी के पास मैं आया और आप भी पहुंच गए। यह एक विलक्षण घटना है न? पात्र लेकर गीत गाता है, यानी रामगुप्त है, ये विलासी है, शराब भी पीता है, तो ध्रुव स्वामी ने इसे पसंद नहीं करती। शिखर स्वामी कहता है, देव, मैं अभी एक आवश्यक कार्य से आया हूँ। रामगुप्त, ओ, मैं तो भूल ही गया था, वह बर्बर सकराज क्या चाहता है? मैं आक्रमण न करूं? इतना ही तो, जाने दो, युद्ध कोई अच्छी बात नहीं। तो बाकी का हम कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।